हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 48। वंश के जाने के बाद रिवा मुंह लटकाकर अंदर आई और कल्याणी जी को अपनी और सवालिया नजरों से देखते पाकर मुस्कुराते हुए बोली, वो उन्होंने नेक नहीं दिया, ऑफिस से आकर देंगे। और ये कहते हुए उनके किसी और सवाल से बचने के लिए सीधा कमरे की ओर बढ़ गई। वहीं उसकी हालत को वहां बैठे कल्याणी जी और वंशिका बखूबी समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने भी उसे तंग करना सही नहीं समझा। उसके जाने के बाद वंशिका कल्याणी जी की ओर देखते हुए चिंता भरे स्वर में बोली, आपको क्या लगता है, भाई और इनके बीच सब सही हो पाएगा? क्या इस अनचाहे बंधन में चाहत कभी आएगी, अपनी जगह बनाएगी? तभी कल्याणी जी ऊपर की ओर देखते हुए एक गहरी सांस लेते हुए बोली, पता नहीं बेटा, इनके रिश्ते के तो खाटू श्याम जी ही मालिक हैं। उन्हीं पर छोड़ देते हैं सब कुछ। बाकी होना तो वही है जो वो चाहते हैं, तो चिंता करके क्या फायदा। अगर बंधन में बांधा है तो टिकाएंगे भी शायद। जिसे सुनकर वंशिका ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया और फिर उन्हें लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ गई। वहीं इस तरफ सिसोदिया ग्रुप ऑफ कंपनीज में वंश अपने कैबिन में बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। तभी दर्श वहां आया और उसे देखते हुए बोला, क्या सोच रहा है भाई इतनी गंभीरता से? जिसके जवाब में वंश अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए सीधे और सपाट लहजे में बोला, चौधरी खानदान में एक फोन घुमाकर उन्हें रिसेप्शन में आमंत्रित करने का। आखिर उनका लाइव रिएक्शन देखने में अलग ही मजा आने वाला है, स्पेशली उस वाहियात लड़के का। उसकी ये बात सुन दर्श हैरानी से एक पल को उसे देखने लगा और फिर वो भी मुस्कुराते हुए बोला, जरूर कर, मैं भी देखना चाहूंगा कि ऐसे लोग आज रिएक्शन कैसा देते हैं। और ऊपर से ये रिवा की सेफ्टी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग फिर रिवा को कुछ करने से पहले 10 बार सोचेंगे। वैसे भी आज उन्हें पता चलेगा कि तेरी और अग्रवाल की पहुंच कहाँ तक है। तो वंश की मुस्कुराहट और ज्यादा गहरी हो गई। फिर वो अखिलेश चौधरी को फोन लगाते हुए उसके फोन उठाते ही सपाट लहजे में लेकिन प्यार से बोला, हेलो अखिलेश जी, मैं वंश बोल रहा हूँ, वंश सिसोदिया। जिसे सुन उस तरफ अखिलेश चौधरी जरा हैरान हुआ और फिर खुद को संभालते हुए बोला, हाँ वंश साहब, कहिए, कैसे मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? तो इस पर वंश मुस्कुरा कर उनसे बोला, मदद नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो असल में मैंने शादी कर ली है और आज शाम को मेरा रिसेप्शन है, तो प्लीज अपनी पूरी फैमिली के साथ आइएगा जरूर। जिसे सुन उधर से अखिलेश हैरानी से बोला, आपने शादी कर ली, लेकिन कब और किससे? वही ये सुन वंश उसी तरह फिर से बोला, अभी सब जानकर क्या करेंगे आप? पार्टी में तो आइए अपने परिवार के साथ, सब पता चल ही जाएगा। तब तक सब्र करें। और फिर बिना मन से कुछ इधर उधर की बातें कर फोन रख दिया। तो उसके पास खड़ा दर्श बोला, तेरी मोहब्बत ना पिछली बार समझ पाया था ना अब समझ आ रही है। भगवान जाने कैसी चीज है जो ऐसे ऐसे काम करवाती है इंसानों से। और ये कहते हुए वो अचरज से अपना सर हिलाने लगा। जिसे सुन वंश मुस्कुरा कर बोला, ये ना बड़ी जालिम है, कब किससे कैसे हो जाए पता नहीं चलता। जो इंसान कल तक कोई मायने नहीं रखता था, ये तक नहीं पता था कि उसका अस्तित्व दुनिया में है या नहीं, वो आपका अस्तित्व बन जाता है ये होने के बाद। जब तक नहीं होता कुछ नहीं होता, और जब होता है तो कई बार इंसान इसमें खुद को तबाह कर बैठता है। और ये कहते हुए उसकी नजरों में मोहब्बत का जुनून जरूर था, लेकिन उसे पाने का नहीं, सिर्फ उसे निभाने का। फिर अगले ही पल वो आगे बोला, और पता है क्या, पिछली बार शायद मैंने मोहब्बत की जरूर थी, लेकिन उसमें वो शिद्दत कभी नहीं थी जो इस बार है। वरना पहले की तरह पाने का ही ख्वाब देखता, ना कि खुद को खो देता। लेकिन मेरी छोड़, तू अपनी बता, इस कीड़े ने तुझे काटा या नहीं? और ये कहते हुए मजाकिया लहजे में दर्श की ओर देखने लगा। वहीं उसकी आखिरी बात सुनकर दर्श के आगे वंशिका का चेहरा और उसका रेवा के सामने अपने लिए मोहब्बत का इजहार करने वाला पूरा वाकया घूम गया। जिसे सोचकर उसके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट अपनी जगह एक पल को बना गई। पर अगले ही पल वो होश में आया और वंश से बोला, बेटा ये चीज है ना बस तेरे बस की ही है, मेरे नहीं। और मैं तेरी तरह फ्री नहीं हूँ, तो मुझे बहुत काम है। मैं चला, क्योंकि आज पार्टी है तो जल्दी घर के लिए भी तो निकलना है ना हमें। और ये कहते हुए अगले ही पल वो तेजी से वंश के कैबिन से निकल गया। और वंश उसकी मुस्कुराहट देख चुका था, इसलिए उसने उसे कुछ मैसेज किया और फिर खुद में ही मुस्कुराते हुए बोला, मोहब्बत बड़ी बेदर्दी है, ना चाहो तो भी तुम्हें तबाह करती है। और ये कहते हुए आंखें बंद कर अपना सर चेयर में पीछे की तरफ टिका लिया। वहीं दर्श अपने कैबिन में आया, तभी उसके फोन का नोटिफिकेशन साउंड बजा। तो उसने अपना फोन निकाल कर देखा, तो उसमें वंश का मैसेज था, जिसमें लिखा था, बेटा तेरी एक पल की मुस्कुराहट तेरी मोहब्बत और उसे नकारने का सबूत दे गई।
मैं ये नहीं जानता कि किससे मोहब्बत हुई है, पर तू ये जान ले कि तुझे बड़ी शिद्दत वाली मोहब्बत हुई है, क्योंकि एक आशिक ही दूसरे आशिक को दूर से पहचान सकता है। आंखें बंद करेगा तो उसका चेहरा सामने आएगा और समझ आ जाएगा कि मोहब्बत हो चुकी है तुझे, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। उसका ये मैसेज पढ़कर दर्श कुछ वक्त के लिए हैरान रह गया और खुद से ही बोला, इसे कैसे पता चला? पर आंख बंद करने से चेहरा दिखता है, क्या ये किसी भी तरीके से लॉजिकल है? ट्राई करके देखूं क्या? वैसे भी एक आशिक ने ही सलाह दी है, उसे तो एक्सपीरियंस होगा ना। ये सोचते ही जैसे ही अगले पल उसने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के आगे वंशिका का गोल मटोल प्यारा सा मुस्कुराता चेहरा आ गया, जिसे देख अनायास ही उसके चेहरे पर वापस मुस्कुराहट आई। पर अगले ही पल इस चीज का एहसास होते ही उसने अपनी आंखें खोली और खुद में बोला, शेट, मुझे मोटू से प्यार हो गया। ये कहते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने जज्बातों की खुशी मनाए या क्या करे। तो वो खुद में बोला, कभी सोचा नहीं था कि तुझे मुझसे इश्क होगा, और उससे ज्यादा ये नहीं सोचा था कि मुझे भी तुझसे हो जाएगा। और हुआ कैसे समझ नहीं आ रहा यार। अब बताऊंगा कैसे कि और ज्यादा समझ नहीं आ रहा। तुझे इतने सालों से है फिर भी तू नहीं बता पाई, तो अब मैं कैसे बोलूंगा। और ये सोचते हुए अपनी भूरी आंखों में कंफ्यूजन लिए वो अपने बालों पर हाथ फेरने लगा, पर अगले ही पल खुद से बोला, बेटा तेरी वाली कहीं नहीं जा रही है, ठीक है, उसे भी तुझसे इश्क है, पर अभी के लिए काम निपटा ले अपने, ताकि पार्टी में जा सके और मोटू को देख सके। आखिर देखे तो सही, इश्क का एहसास होने के बाद बदल क्या जाता है नजरिए में। और ये सोचते हुए वो मुस्कुराकर अपने कामों में लग गया। इस तरफ सिसोदिया भवन में दिन का वक्त था। डिजाइनर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुकी थी और मेकअप आर्टिस्ट भी। वो सब लोग मिलकर रिवा और वंशिका का लुक डिसाइड करने लगे और कल्याणी जी के लिए साड़ी और मैचिंग की ज्वेलरी निकालने लगे। यूं ही इन सब चीजों में और तैयार होने में वक्त निकल गया और शाम होने को आई। तो वंश भी दर्श के घर से उसके साथ तैयार होकर उन सबको लेने घर आया। तभी दर्श सीढ़ियों की ओर देखते हुए वंशिका के इंतजार में अपने मन में ही गुनगुनाया, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। यार मोटू, आ जा अब। पहली बार तो तुझसे मिलने के लिए मन मचल रहा है और तू मुझे और तड़पा रही है। और ये सोचते हुए वो टकटकी लगाए सीढ़ियों की ओर देखने लगा। वहीं वंश का भी हाल कुछ ऐसा ही था रिवा के इंतजार में, और वो अपने आप में बोला, वक्त बड़ा बैरी है जाना, इसे तो आता ही नहीं। मेरे इंतजार को कम कर, जल्दी गुजर जाना। वो दोनों अपने ख्यालों में खोए हुए ही थे कि तभी उनकी नजर और सांसें दोनों सीढ़ियों से उतर रही रिवा और वंशिका को देख थम सी गई। क्या होगा अब आगे, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।